नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने दिशा आर्ट्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम लोग फिर से यहाँ पर जो है अपना ज्योग्राफी का अपना सेकंड ज्योग्राफी 12th क्लास के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड में इस बार फाइनल एग्जाम देंगे उनके लिए सेकंड बुक जो अपना ज्योग्राफी का मानव भूगोल का मूल सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, उसका सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर विश्व जनसंख्या वाले चैप्टर का आज हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, है ना। तो जल्दी से आप सारे बच्चे लाइव जुड़िए, फिर हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। स्नेहा शर्मा, श्वेता, रोशन और सुजीत, हर्ष, अनुराग, अलका, पूजा, काजल, ढेर सारे बच्चे, आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए ये चैप्टर पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर पढ़ लिया है ना। पूरा चैप्टर को एकदम डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ा। 4 क्लास लगा हम लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से पूरा डिटेल्स में कंप्लीट करने में। एक एक बातों को आप बारीकी से जानते हैं। और अब हमारा पारी है इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने का। तो इस ऑब्जेक्टिव के सेशन में हम लोग ढेर सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले वैसे प्रश्नों को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को पहले कर लेंगे। फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चन, कुछ फ्रेश क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपका जो है बिहार बोर्ड का एक टेंडेंसी है ज्योग्राफी में कि वह ज्यादातर क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है, हर साल नए क्वेश्चन करता है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन वो नहीं पूछता है, तो हम लोगों को कुछ नए क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना। तो जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइव जुड़िए, हम लोग फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बार प्यारे बच्चों, आप सभी इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। और साथ ही आपको जो है इसको एक बार लाइक भी कर देना है। सभी बच्चे एक एक लाइक कर देंगे और हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। ठीक है ना। अरे बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलिए देखिए, ये जो है चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर है। कुल मिलाकर के इस बुक में जो है आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें ये सेकंड चैप्टर है। पहला वाला बुक का हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग यूट्यूब पर किए हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पर सब कुछ है। और सेकंड बुक हम लोग स्टार्ट किए हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें भी हम लोग एक चैप्टर पहले कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इसका यूट्यूब पर किए हैं। और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग फिर से दोबारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेकंड चैप्टर का लेकर के आए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। बाकी क्लासेस जो होती हैं, जो मेन क्लासेस हमारी होती हैं, ये मतलब कि पूरा चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में कहां पर पढ़ते हैं, अपने एप्लीकेशन पर। टोटल नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहां पर दिया जाता है, आपका सारे डाउट्स वगैरह वहां पे क्लियर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो अभी भी बच्चा आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर, है ना। आपको ऐप इंस्टॉल करना है और वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करके आपको एक मंजिल बैच 2026 नाम से दिखेगा आर्ट्स का, वो आपको परचेज कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, ये एक नंबर आप लोग हमेशा रखिए, है ना। 7700879453। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो या कुछ जानकारी चाहिए, कैसे कोर्स परचेज करना है वगैरह, यहाँ से आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करें अपना। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम दिखा देते हैं आप यूट्यूब वाले सारे बच्चों को। देखिए हम लोग इस तरह से अपना एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, एक एक चीजों को पूरा डिटेल्स में, ठीक है। एक तरफ से आप देखते चलिएगा फटाफट, ठीक है। ये सब चीज देख रहे हैं, ये सारी चीजों को हम लोग अपने एप्लीकेशन पर, ऐप पर पढ़ते हैं, एक एक करके पूरा डिटेल्स में सब डाटा, है ना। तो इतना चीज हम लोग पूरा वहां पर पढ़ते हैं बच्चा, तब जा करके यहाँ ऑब्जेक्टिव में हम लोग जो है आते हैं और हमारे बच्चे पूरा धुआं धुआं कर देते हैं ना। ये सब चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं शुरू में ही। तब कहाँ पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पर, ऐप पर, ठीक है। ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और यहाँ से हमारा आज स्टार्ट होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो अब आप लोगों की पारी है सही सही जवाब देने की। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है ना। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कहते हैं विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन और पहले कभी नहीं पूछा गया था। हम कहते हैं ना बार बार कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन बहुत कम ही रिपीट करता है, ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। तो हर साल वो नए क्वेश्चन पूछता है, तो नए फ्रेश क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। बाकी जो वैसे क्वेश्चन जो आपको किसी बुक वगैरह से नहीं मिलेंगे, कोई छोटा मोटा पब्लिकेशन वगैरह बुक लिखा है, उस सबसे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एकदम फ्रेश क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिशा आर्ट्स क्लासेस पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नए क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है बच्चा, है ना। अरुण कुमार जी बहुत दुखी हैं बच्चा कि इसका नाम नहीं लिया जाता है। आइए
कहते हैं विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? बतलाइए, 40%, 7%, 50% या फिर 25%? कितना हो जाएगा बच्चा? सभी का आंसर आ रहा है सर जी, 2 का बी नंबर सर 60%। नीतू कुमारी जी कह रही हैं ए नंबर 40%। नहीं बच्चा, ए नंबर नहीं बाबू, 60%। विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या अकेले आपके महादेश में रहता है, एशिया महादेश में। अकेले आपके एशिया महादेश में रहता है ना। और भारत में तो अकेले कहते हैं कि सिर्फ भारत में जो है 17.5% जनसंख्या रहती है ना, सिर्फ भारत में 17.5% जनसंख्या रहती है। तो पूरा एशिया महादेश में आप समझ रहे हैं बड़े बड़े कितने देश हैं जनसंख्या वाले। 10 टॉप कंट्रीज को लिया जाए जनसंख्या में तो उनमें से 6 गो तो आपका एशिया में ही है। तो 60% जनसंख्या को कवर करने वाला इकलौता महादेश है, यह कौन है? एशिया महादेश है। 60% जनसंख्या एशिया में है, ठीक है। फिर कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र मतलब जहां घना आबादी है, जहां पर आबादी क्या है बच्चों? घना आबादी है। अब आप समझिएगा, यहां थोड़ा सा आप समझिएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, कहता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। जरा आप दिमाग लगाइए, हालांकि आप पढ़े हैं चीजों के, थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं जो नहीं पढ़े हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी भूमध्य रेखा के आसपास में बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा वर्षा होता है, वहां पे लोग नहीं रहना चाहेंगे, बहुत ज्यादा गलत बात है। ध्रुवीय प्रदेश यानी ऊपर वाला प्रदेश, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ जमा हुआ है, वहां पे भी ज्यादा लोग क्यों रहना चाहेंगे। फिर आता है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थल है वह मरा हुआ स्थल है, डेजर्ट है, वहां पर खेती बाड़ी कुछ नहीं होता है, ना पानी उपलब्ध है, रेगिस्तान में जाके कौन रहना चाहेगा। तो ये तीनों जगह तो जनसंख्या सघन नहीं होगी, बहुत विरल जनसंख्या हो सकती है। 1 नंबर दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बहुत घना आबादी बसा हुआ है। देन 2 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है मिस्टर तुषार कुमार जी? 2 का ए नंबर। आइए नंबर 3, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को मतलब जनसंख्या जो डिस्ट्रीब्यूट हमारा हुआ है सभी जगह, कहीं कम कहीं ज्यादा जनसंख्या है, उसको प्रभावित करने वाले, इफेक्ट डालने वाले कारक में सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है? आपको यह बतलाना है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है इसमें बतलाइए। स्थल का आकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या फिर जलवायु? क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट? क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट? इसमें क्या है बच्चों? जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो 3 नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, वह है स्थल आकृति। स्थलाकृति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग मिट्टी चलो एडजस्ट हो जाता है, जलवायु भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन स्थलाकृति बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब पहाड़ के चोटी पे जाके कौन रहना चाहेगा? तो स्थल आकृति बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। स्थल की आकृति बच्चा, ठीक है ना, सिर्फ जलवायु नहीं कहेंगे, स्थल आकृति सबसे ज्यादा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहेगा तो क्या कहिएगा? स्थलाकृति। स्थलाकृति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है बात? ठीक है बात? आइए आगे बढ़ जाए। कहते हैं किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब किस वर्ष हो गई थी बच्चों? 6 अरब जनसंख्या कौन साल हो गया था? 6 अरब यानी 600 करोड़। 6 अरब का मतलब क्या है? 600 करोड़ कब हो गया था? 600 करोड़ याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया है, कल ही पढ़ाया है अंतिम क्लास में एक एक बातों को। 1750, 1975, 1830 या 1999 कब हो गया था? 6 अरब जनसंख्या। 6 अरब जनसंख्या हमारी कब हो गई थी? 6 अरब जनसंख्या हमारी कब हो गई थी? अच्छा से याद कीजिएगा। देखिएगा, हम अभी आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। आपको अंतिम डाटा याद है 2011 का? अंतिम डाटा तो 2011 का खूब अच्छा से याद ही होगा कि 7 अरब था, है ना। इससे जस्ट 12 साल पहले, यानी 2011 से जस्ट 12 साल पहले, यानी कि 1999 ईस्वी में जो है, 12 साल पहले 1999 होगा कि नहीं? 1999 ईस्वी में 1 अरब कम था, यानी 6 अरब था, है ना। इससे फिर 12 साल पहले यानी कि 1987 ईस्वी में और 1 अरब कम था, यानी 5 अरब था। बात समझे? तो क्लियर हो गया कि नहीं? 1999 में कितना? 6 अरब। 1999 में कितना बाबू? 6 अरब। तो बस आपको राइट आंसर में यही टिक कर देना है कि 1999 में 6 अरब। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया कितना? डी नंबर, ठीक है। एकदम कॉमन सी बात है, अंतिम वाला याद रखिएगा, आपको बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? श्रवण कुमार जी, फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमारे क्लास में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है ना। आप
आपको पता है कि जब चैप्टर खत्म होता है ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, फिर सब्जेक्टिव करवाते हैं, उसके बाद नोट्स मिलता है। प्लीज, जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाएगा वो जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ना कि नोट्स पे ध्यान होना चाहिए। उसका जब उचित समय होगा वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन से देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया? देखिए यहां पर भारत वगैरह नहीं है ना। इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा देश का जनसंख्या सबसे अधिक है, बतलाइए कौन सा देश का। तो इसमें देखेंगे ना, इनमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यूएसए का जनसंख्या आपका बच्चों सबसे अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जनसंख्या आपका सबसे अधिक है। ठीक है, लगभग 344 मिलियन है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना। क्लियर है बात? क्लियर है बात बच्चों? आइए रविंद्र यादव जी। तो 5 का क्या हो गया हमारा? ए नंबर हो गया। आगे बढ़ जाए। फिर कहते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? मार्शल ने, अमर्त्य सेन जी ने, नॉयस्टीन में, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? लक्ष्मी कुमारी और एक कोई बच्चा है, क्या कहना है सर जी 3 का डी होगा? आइए देखते हैं 3 है। इतना कंफ्यूजन है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी कारक हैं। अगर इंपॉर्टेंट चूज करना पड़ेगा तो पहला होगा स्थलाकृति। समझे बातों को? देखिए हम आपको पढ़ाए थे कि एशिया में जनसंख्या बहुत है ना। और हमारा लेकिन जनसंख्या बढ़, जो हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है एशिया में बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने का दर कहां पर सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा दर है आपका कहां पर? तो अफ्रीका में। लेकिन अफ्रीका का क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं है। अफ्रीका में सालों भर गर्मी पड़ती है, वहां का क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं है, जलवायु उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। समझ रहे हैं? तो जलवायु कारक है, उतना बड़ा कारक जलवायु नहीं है। लेकिन क्या पहाड़ों पर जाकर लोग रहेंगे? वहां नहीं रह सकते हैं। जलवायु को मेंटेन कर दिया है। इस रूम में जानते हैं बाहर में 25 डिग्री टेम्परेचर है, इस रूम का टेम्परेचर अभी हम 16 डिग्री करके रखे हैं। तो जलवायु को हम लोग जो है उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना स्थलाकृति है। पहाड़ के चोटी पे जाके रहिएगा एवरेस्ट में, स्थलाकृति ज्यादा बड़ा रोल निभाता है। स्थल का आकृति, समझ रहे हैं बातों को? कहीं से अगर आप पढ़े हैं तो आप गलत पढ़े हैं। स्थलाकृति सबसे बड़ा रोल निभाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का जो कारक होता है वह 3 ठो ना कारक था। वह 3 ठो कारक था। एक क्या था? जन्म, दूसरा क्या था? मृत्यु, और तीसरा क्या था? प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास, बस यही मात्र 3 कारक होते हैं। इसके अलावा जो जो आवास है ये इसका कारक नहीं है। आपसे पूछा गया था कौन कारक नहीं है, तो ये इसका कारक नहीं है। 7 का बी नंबर। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात बच्चा? है ना। देखिए कुछ कुछ बुक्स में आप पहले से पढ़ लेते हैं चीजों को, बुक में बहुत सारे जगह आपको मिस्टेक भी हो जाता है बुक प्रिंट करने में, है ना। समझ रहे हैं बातों को? बुक जो लिखा जाता है कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। समझ रहे हैं? उसको बहुत अच्छे टीचर्स बुक को लिखते हैं, लेकिन जो टाइप करता है, टाइप टीचर नहीं करता है, टाइपिस्ट टीचर, टाइपिस्ट उसको टाइप करता है, कहीं पे गलती टिक कर देता है, उस वजह से आपको आंसर गलत मिल जाता है ना। मेरा भी टाइपिस्ट गलती कर देता है बीच बीच में। तो आपको उस बात को लेकर रिजिट नहीं होना। जब हम बतला रहे हैं तो आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो बातों को समझना है। आप डाउट है आप हमसे पूछिए, है ना। ठीक है ना। तो 6 का, अच्छा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? ये छूट गया जी। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? कैसे छूट गया जी ये? अच्छा हम लोग चले गए थे 3 नंबर क्वेश्चन देखने चले गए, उस चक्कर में छूट गया था। कोई बात नहीं, आइए वापस 6 नंबर पे आ जाते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? कल हम लोगों ने सेकंड लास्ट टॉपिक में इस चीज को पढ़ा था, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। और हमने कहा था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह आपके लिए। तो चलिए बतलाइए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था जननांकीय संक्रमण सिद्धांत बच्चा? मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, नॉयस्टीन ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने दिया था जननांकीय संक्रमण सिद्धांत? ये सिद्धांत देने वाले का नाम था नॉयस्टीन। इसका पूरा नाम जानते हैं? फ्रैंक डब्ल्यू नॉयस्टीन नाम था। क्या नाम था इसका? फ्रैंक डब्ल्यू नॉयस्टीन।
फ्रैंक डब्ल्यू नोएस्टीन इसका पूरा नाम था। इसी ने यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में क्या होता है, बतलाया जाता है 3 अवस्था में कि जनसंख्या हमारी कैसे कैसे करके जो है बढ़ती और घटती है ना। जब हमारा क्या कहते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं रहता है, उस टाइम में हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोनों के चलते हमारी जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है, क्योंकि जितना लोग जन्म ले रहा है उतना लोग मर भी रहा है, स्थिर हो जाती है लगभग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सेकंड अवस्था में लोग थोड़े पढ़ लिख लेते हैं। पूरी जनसंख्या अभी हमारी नहीं पढ़ी लिखी है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो इस अवस्था में जनसंख्या में जो है स्टार्टिंग में वृद्धि होती है, बाद में फिर जनसंख्या में वृद्धि दर कम हो जाती है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लोग मर रहे होते हैं, बाद में धीरे धीरे लोग पढ़ लिए हैं तो अब उसका मरने का दर कम हो जाता है ना। तो उस अवस्था में जनसंख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलती है। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, पूरी जनसंख्या बहुत अच्छा से शिक्षित हो गई। अब जो है स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। अब जनसंख्या का जन्म दर भी कम हो गया और मृत्यु दर भी कम हो गया, दोनों कम हो गया, बहुत कम हो गया। इस अवस्था में या तो जनसंख्या रुक सी जाती है या बहुत कम बढ़ती है। तो ये तीसरा स्टेज होता है, इसी कहते हैं जननांगीय संक्रमण। समझे बातों को। तो ये जो दिया था सिद्धांत, ये दिया था नोएस्टीन साहब ने, उसका पूरा नाम था फ्रैंक डब्ल्यू नोएस्टीन। ठीक है, आइए, ये हो गया हमारा 7 नंबर तो हो ही गया था। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं किस चीज के लिए। अच्छा, ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किस में होते हैं, ये होते हैं प्रवास में, है ना। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक मतलब क्या होता है, ये होता है पुश फैक्टर, है ना, ये पुश करता है, आपको धक्का देता है। और ये अपकर्ष कारक क्या होता है, पुल फैक्टर होता है। पुल मतलब होता है खींचना, पुल मतलब खींचना। नहीं याद रहे कोई चीज है, लिख लिया कीजिए, लिखने में शर्माना नहीं है, एक कॉपी रखिए रफ, बगल में लिख लिया कीजिए। पुल मतलब क्या होता है, खींचना होता है। तो वैसे कारक जो आपको अपनी ओर खींचते हैं, आइए हमारे शहर में आके रहिए, और कुछ ऐसे कारण जो आपको अपने गांव, अपने शहर, अपने घर से बाहर निकालता है कि यहाँ से जाओ भाई, यहाँ सुविधा नहीं है। जैसे पढ़ने के लिए आपको अभी हायर एजुकेशन के लिए बाहर यूनिवर्सिटी जाना होगा तो आपको अपना स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, है ना। अपना घर द्वार आपको अपना गांव मोहल्ला छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो ये होते हैं प्रतिकर्ष कारक, ये आपको पुश कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो ये दोनों कारक जो है वह उत्तरदायी हैं किस चीज के लिए, तो ये दोनों कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए। प्रवास के लिए, घर से आपको निकलने के लिए, या आपको कहीं दूसरे कोई जगह आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस चीज के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। इनमें से कौन सा एक जन स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसफर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाना, चले जाना, ठीक है। तो कहते हैं इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। मतलब प्रवास का, जन स्थानांतरण मतलब प्रवास, लोगों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है बच्चा, प्रवास कहलाता है ना। तो हम यहां पर सीधा सा बात में ये क्या जानते हैं कि प्रवास, प्रवास को घुमाने के लिए देखिए कैसे वर्ड का यूज किया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, जन स्थानांतरण। और इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है अब तक। तो अपकर्ष कारक नहीं है, अपकर्ष, अपकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष मतलब होता है आपको धक्का देके बाहर निकालना, अपकर्ष कारक होता है आपको पुल करना अपनी, ठीक है। तो कौन सा इसका अपकर्ष कारक नहीं है ना, अपकर्ष मतलब पुल करना, पुल फैक्टर, पुल मतलब खींचना। तो कौन इसमें पुल फैक्टर नहीं है, नहीं है मतलब पुश फैक्टर होगा, नहीं है मतलब पुश फैक्टर होगा, है ना। पुल फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, पुश फैक्टर होगा। अपकर्ष कारक नहीं है तो क्या होगा, प्रतिकर्ष कारक होगा, यही ना कहेंगे। आपके बारे में अगर कहा जाए कि आप बदमाश नहीं है, इसका मतलब है कि आप अच्छा आदमी है ना। तो यही बात यहां पर है, अपकर्ष कारक नहीं है इसका मतलब है प्रतिकर्ष कारक है। रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु। देखिए अनुकूल जलवायु, अच्छा, ये तीनों तो अच्छा कारक है ना, ये अपने तरफ बुलाता है, ये सभी क्या है, अपकर्ष कारक है, ये अपनी ओर बुलाता है। अगर रहन सहन का अच्छा दशा रहेगा तो वह अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, शांति और अस्थायी रहेगा कहीं पर, वह भी अपनी ओर लोगों को अट्रैक्ट करेगा, अनुकूल जलवायु, अच्छा क्लाइमेट रहेगा, वह भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये अपकर्ष कारक हैं। बोला है कि अपकर्ष कारक नहीं है, तो रहन सहन का निम्न दशा, लो क्वालिटी का लाइफ स्टाइल, जहां लोग गंदे कचड़े में ऐसे वैसे रहते हैं, जैसे कि आपका बहुत जगह गंदी बस्तियां हैं, है ना, जैसे धारावी है एक मुंबई में, तो उस तरह के जगह पे लोग नहीं जाना चाहेंगे, मजबूरी में लोग जाते हैं, है ना। तो ये होता है रहन सहन का निम्न दशा, ये अपकर्ष कारक नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर 9 का ए नंबर, ठीक है। ये नहीं वाला क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, और अपकर्ष प्रतिकर्ष सुनने में एक जैसा लगता है, तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना। अपकर्ष मतलब होता है पुल फैक्टर, प्रतिकर्ष मतलब होता है पुश फैक्टर, जो आपको बाहर जाने के लिए मजबूर करे। समझ गए बातों को, एकदम पूरा ध्यान से रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सब चीज क्लियर है ना बात।
हाँ बिल्कुल नेहा कुमारी, ये तीनों सेम है, एक वो अपोजिट है तो वो आंसर हो गया, ये भी सही है। आइए, लेकिन आप मतलब चीजों को जब समझ के करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, तथ्य मतलब फैक्ट, कौन सा एक फैक्ट नहीं है, मतलब जो है 3 ठो बात इसमें फालतू है, कोनो एक ठो बात अच्छा बात है, ठीक है, कोनो एक ठो बात इसमें सही बात होगा। कहते हैं विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना अधिक बढ़ा, ये तो सही बात था ना, ये तो सही बात था। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये भी सही बात है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लग गया, नहीं 100 वर्ष नहीं लगा था बाबू, कितना वर्ष लगा था, मात्र 12 साल। 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 साल लगा था, 1987 से लेकर 1999 तक का टाइम लगा था, इतना हो गया था विश्व जनसंख्या, मात्र 12 ईयर लगा था, तो ये तथ्य नहीं है, यानी ये सही है। कहते हैं जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, बिल्कुल सही बात है, जनसंख्या वृद्धि भी उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है फर्स्ट स्टेज। तो राइट आंसर 10 का सी नंबर, ठीक, 100 साल नहीं लगता है, 12 साल लगता है, मतलब 12 साल लगा था। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या होता है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है जहां पर छीट फूट जनसंख्या है, ज्यादा जनसंख्या नहीं है, ठीक है, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है यानी कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आप बदमाश नहीं है इसका मतलब आप अच्छा आदमी है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है इसका मतलब सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यही बात कहना चाह रहे हैं, है ना। तो देखिए सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा हो सकता है, आपका ध्रुवीय प्रदेश, आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या अटाकामा, क्या हो सकता है। तो कॉमन सा बात आप इसमें जानते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश में तो लोग ज्यादा रहेंगे नहीं बच्चा, ध्रुवीय प्रदेश में लोग तो ज्यादा नहीं रहेंगे, है ना, तो लोग ज्यादा कहां रहेंगे, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, वहां भी नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहां भी नहीं रहेंगे, तो लोग ज्यादा कहां रहेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया में लोग ज्यादा रहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में हम लोगों का कंट्री आता है, इसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। 11 का आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसमें से बतलाइए कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है, बतलाइए इनमें से कौन सा देश है ना, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या बहुत कम है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या बच्चों क्या है, बहुत कम है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछ दिया था, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको सिलेबस से थोड़ा सा आगे पीछे पूछ देता है, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, क्लियर बाबू। 12 का नहीं, उत्तरी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत जनसंख्या रहती है, अभी एक जगह क्वेश्चन आया था ना, जो सी बोल रहे हैं उसके लिए हम कह रहे हैं, वो बच्चा सी बोल रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका, अभी तुरंत तो उधर 3-4 गो देश था, तो उसमें इंडोनेशिया था, ब्राजील था, उस समय हमने चूज किया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या ज्यादा है, 344 मिलियन, है ना, तो जनसंख्या उधर है, ऑस्ट्रेलिया में कम जनसंख्या, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है आपको याद करनी पड़ेंगे, 2-4 बार टेस्ट लगाइएगा ना, याद हो जाएगा। चंद्रभान जी, गोलू यादव जी, है ना, गोलू यादव बहुत ही अच्छा बच्चा है, पढ़ता है ऐप पर भी, है ना। आइए, रैंक 1 बच्चा लेकर आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, कहते हैं विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी यह विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में। क्लियर है बात। एक पश्चिमी यूरोप, एक दक्षिणी पूर्वी एशिया, एक दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका या उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यह निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, सघन में शामिल नहीं है यानी विरल में शामिल होगा, सघन में शामिल नहीं है तो कौन सा होगा, विरल में शामिल होगा, है ना, विरल में शामिल होगा। तो जो अफ्रीका का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है वहां पर जनसंख्या कम है, ठीक है, वहां पर जनसंख्या कैसी है बच्चों, उतना भी ज्यादा जनसंख्या जो है नहीं है ना, यानी विरल जनसंख्या है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका आपका राइट आंसर, ठीक है बात। हालांकि बुक में इस सब चीज का कहीं जिक्र किया नहीं था, बट आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन बैंक में था, करना है, ठीक है। आइए कहते हैं विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, विश्व के कौन से देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो देखिए
चूंकि हम लोग अभी 2011 के बाद जनगणना नहीं कराए हैं, तो भारत को हम लोग 1 नंबर नहीं बतलाएंगे, हम लोग चीन को 1 नंबर बतलाएंगे, है ना। तो चीन विश्व में क्या है, जनसंख्या में 1 नंबर। ठीक है, ठीक है। हालांकि है भारत, भारत अभी 1 नंबर पे आ चुका है, लेकिन हमारे पास में उसके खिलाफ मतलब उस एविडेंस में कोई हमारे पास तथ्य नहीं है। क्लियर है बात बच्चा? वैष्णवी कुमारी जी आइए, चीन आप लोग लगाइएगा, ठीक है। क्या लगाइएगा? चीन। भारत है जान रहे हैं, फिर भी आंसर चीन, ठीक है। इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? अपकर्ष कारक मतलब पुल फैक्टर, बार बार हम बोल रहे हैं, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अपकर्ष कारक मतलब बच्चा पुल फैक्टर, पुल फैक्टर। तो कौन सा इसमें पुल फैक्टर है जो अपनी ओर आकर्षित करता है? ये बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है ना, उसमें यह क्वेश्चन दिया गया था, जो अभी तक रिपीट करके पूछा नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, या इनमें से सभी? तो आप देखेंगे कि शहर की ओर भी लोग आकर्षित होते हैं, वह शहर भी अपनी ओर लोगों को अट्रैक्ट करता है। पहला कारण ठीक है। दूसरा कारण औद्योगिकरण, जहां पर इंडस्ट्री रहेगा, उद्योग धंधा रहेंगे, इससे वहां विकास होगा, वहां पर लोग जाकर रहना पसंद करेंगे, औद्योगिकरण। तीसरा तृतीय कार्यों की प्रमुखता, तृतीय कार्य होता है सेवा वाला क्षेत्र। क्या होता है? सेवा वाला क्षेत्र। तो जहां पर सेवा वाला क्षेत्र है, मतलब जहां पर नौकरी आदमी को आसानी से मिल जाए, जॉब इजीली मिल जाए, वह होता है तृतीय कार्यों का प्रमुखता। तो वैसे जगह पे भी लोग तो जाना चाहते हैं, दिल्ली मुंबई क्यों जाते हैं लोग? वहां पर काम करने के लिए आते हैं, खेती करने थोड़ी जाते हैं, तो वो तृतीय कार्य करने जाते हैं, सेवा वाला क्षेत्र में है। तो ये राइट आंसर हमारा तीनों का तीनों हो गया कि नहीं? देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, इनमें से सभी, इट मींस ऑल ऑफ दिस। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? 7 बिलियन कहने का मतलब है 7 अरब, यानी 7 अरब, ठीक है। और 7 अरब का मतलब होता है 700 करोड़। 700 करोड़ जनसंख्या विश्व की कब हो गई? तो 2011 का हमारे पास अंतिम डाटा है, उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या 700 करोड़ यानी 7 अरब है। ठीक है बात? आइए आगे बढ़ जाए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था ये। कहते हैं इन देशों में कौन जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? जननांकीय संक्रमण का अंतिम अवस्था क्या था? कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत कम होगा, ठीक है। ये जो अंतिम अवस्था होता है, इसका अंतिम अवस्था, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है? बहुत ही कम होता है। नीचे रहने का मतलब बहुत कम हो जाता है ये दोनों, जिसके चलते उस क्षेत्र की जनसंख्या या तो कम होने लगती है या बढ़ती ही नहीं है, बहुत ही कंट्रोल हो जाता है जनसंख्या पर। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो इस स्टेज में पहुंच चुका है? जो इस स्टेज में पहुंच चुका है, कौन सा देश है बच्चा? तो जानते हैं जापान का स्थिति बड़ा खराब है। जापान में युवाओं की संख्या में कमी हो गई है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, कहा जाता है बूढ़ों का देश, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है कि नए बच्चों को ज्यादा जन्म नहीं दिया जा रहा है, जनसंख्या बहुत कम हो चुकी, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये जापान हो जाएगा, है ना, जापान हो जाएगा बच्चा। सारे काम करवा ले रहे हैं रोबोट से, लोगों को जरूरत ही नहीं महसूस हो रहा है। आइए चीन में, जानते हैं चीन में पहले पॉलिसी था, 1 चाइल्ड पॉलिसी था, समझे बातों को। चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया था कि आप एक से ज्यादा बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, अगर देंगे तो उसे किसी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी और लोगों का भी सरकारी लाभ काट दिया जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाया गया जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, चाइना ने उसे कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन सही समय पर उन्होंने अपनी पॉलिसी को हटा भी दिया, सही समय में अपनी पॉलिसी को हटा दिया। तो वहां पर पॉलिसी अभी एक से ज्यादा बच्चे को आप जन्म दे सकते हैं चीन में, है ना, 2 बच्चे को, लेकिन आदमी जागरूक हो चुका है तो मैक्सिमम 2 बच्चे को जन्म। तो इससे क्या होगा कि सही समय पर उन्होंने सही डिसीजन लिया, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, फिर हमारी जनसंख्या जो है एक समय में जाकर के हमें जापान की तरफ पछताना ना पड़े, उन्होंने क्या किया, सही टाइम पे लोगों को फिर से आजादी दे दी। ठीक है, तो ये आप उसका एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। आइए आगे बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है किससे? जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होगा? जनसंख्या एवं संसाधन से, जनसंख्या एवं परिवहन से, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या हमारी रह रही है, इसके आधार पर हम लोग जनसंख्या घनत्व निकालते हैं कि जनसंख्या को उस क्षेत्र के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, यही करते हैं ना। तो जनसंख्या का जो संबंध अगर क्षेत्रफल के साथ निकाल दें, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो ये दोनों मायने रखता है, जनसंख्या और क्षेत्रफल। ठीक है, 19 नंबर
निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल, विरल जनसंख्या जानते हैं ना, जो सघन नहीं है, छीट फूट कहीं कहीं लोग रह रहे हैं, उसको विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं। तो कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया या अटाकामा? ये तो सेम क्वेश्चन दे दिया ना, ये तो सभी यहाँ भी विरल जनसंख्या, यहाँ भी विरल जनसंख्या, यहाँ भी विरल जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा बाबू थोड़ा सा। नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये नहीं है भूमध्य रेखीय प्रदेश, सॉरी भूमध्य रेखीय प्रदेश तो है, ये जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्या है ये सघन। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ नहीं छोड़ दिया, ठीक, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चन ऐसा रहने देंगे तो तीनों आंसर हो जाएगा, यहाँ भी कम जनसंख्या, यहाँ भी कम जनसंख्या, यहाँ भी कम जनसंख्या, ठीक है। नहीं, इसका सी नंबर, 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन से एक महाद्वीप में, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? कहां पर जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है? एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में? फिर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होने वाले हैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं। अस्थिर से दिमाग अस्थिर करके मेरा बात सुनिएगा। हमने क्लास के दौरान पढ़ाया है, हमारे सभी बच्चे जान रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए अच्छा से सुनिएगा कि देखिए, एशिया जो है, एशिया महादेश बहुत बड़ा है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा जनसंख्या, ठीक है। बाकी दूसरे महादेश इससे छोटे छोटे हैं, ठीक है, इससे क्या है, छोटे हैं, जनसंख्या भी कम है। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि 100 आदमी रहता है, यहां अगर बच्चा 100 आदमी रहता है तो दूसरे में मात्र 10 गो आदमी रहता है, ठीक है। तो यहां पर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा ना, यहां पर जनसंख्या क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। 100 आदमी है, उसमें मान लेते हैं सबका शादी हो गया, 50 कपल है, 50 महिला 50 पुरुष, अगर 100 है तो 50 महिला 50 पुरुष, ऐसे 50 गो कपल है, तो यहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा। एक साल में 50 बच्चों को अगर ये लोग जन्म देते हैं, एक एक बच्चे को, तो 50 जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या क्या है, कम है हमारी, यहाँ पर जनसंख्या हमारी क्या है, कम है। लेकिन यहां जनसंख्या बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन जनसंख्या बढ़ने का दर ये ज्यादा है अफ्रीका में। दर अलग चीज होता है, वृद्धि अलग चीज होता है, वृद्धि दर अलग चीज होता है। दर क्या होता है, स्पीड, कि कितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, समझे। तो ये आपका तब अफ्रीका हो जाता है दर वाला में। यहां पे दर नहीं पूछा है क्वेश्चन में, बोला है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक मतलब वृद्धि ज्यादा है, वृद्धि दर नहीं पूछा है। सिर्फ दर लगा देगा क्वेश्चन में, आंसर हो जाएगा अफ्रीका। समझ रहे हैं मेरी बातों को, अगर दर लगा देगा तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका, दर नहीं लगाया है आंसर होगा एशिया। समझ रहे हैं, एशिया में चूंकि पहले से ज्यादा जनसंख्या है तो ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे लोग, तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन यहां पर लोग ज्यादातर शिक्षित हो चुके हैं, 1 से 2 बच्चे, 2 से ज्यादा बच्चे पे लोग इंटरेस्टेड नहीं है अब उतना, कोई कोई है। लेकिन आप वहां पर जाइएगा अफ्रीका में, वो अशिक्षित है, साक्षर नहीं है, अभी बहुत जनसंख्या पिछड़ी हुई है वहां की आबादी, तो वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा बच्चों को जन्म देते रहते हैं, तो इससे वहां का जन्म दर ज्यादा है, तो जनसंख्या वृद्धि दर वहां का ज्यादा है। समझ गए ना बात को समझ गए। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर आपको एक जो है ब्रैकेट बना के बातों को बता देते हैं। क्या बात को हम बताना चाहते हैं, बात आपको यही बताना चाहते हैं कि यदि जनसंख्या वृद्धि, यदि जनसंख्या वृद्धि दर, समझ गए, यही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है ये, दर वाला बात। यदि जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाए तो उत्तर होगा अफ्रीका। अफ्रीका, समझेगा बातों को, ये दर अगर मेंशन कर दिया तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका, दर नहीं मेंशन किया है आंसर होगा एशिया। क्लियर, क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इनमें से कौन जनसंख्या को प्रभावित नहीं करता है, जन्म दर जनसंख्या को प्रभावित करता है, मृत्यु दर करता है, प्रवास करता है, जलवायु परिवर्तन से जनसंख्या प्रभावित नहीं होती।
ठीक है, जनसंख्या का वितरण नहीं लिखा है, सिर्फ जनसंख्या लिखा है। जनसंख्या वितरण लिखता तब हम लोग जलवायु को मान सकते थे। एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आप 12th के बच्चे हैं, समझ रहे बातों को, आप अब नौकरी के लायक हो चुके हैं। 12th पास बच्चे जो है वो वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, बड़े बड़े पदों पे जा सकते हैं। तो आप उस लेवल के हो चुके हैं, आपको उस लेवल से सोचना होगा। यहाँ पर परिवर्तन नहीं बोला है, सिर्फ जनसंख्या बोला है, सिर्फ जनसंख्या बोला है। जनसंख्या को मात्र 3 कारण प्रभावित करता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगर जनसंख्या वितरण रहता तो जनसंख्या वितरण को फिर अलग अलग कारक प्रभावित करता है, समझ रहे बातों को ना। उसमें जलवायु रहता है, मिट्टी रहता है, आपका उच्चावच रहता है। उच्चावच मतलब जमीन कहाँ ऊंचा है, कहाँ गढ़ा है, इस टाइप का। ठीक है, एक एक बात को समझिएगा डिटेल्स में। 22 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण का क्या अर्थ होता है? जनसंख्या की वृद्धि या लोगों के औसत आय या पृथ्वी पर लोगों के फैले होने का तरीका। पृथ्वी पर लोगों के फैले होने का तरीका, किस प्रकार वो बिखरे हुए हैं जहां तहां, इसको कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या वितरण। क्या कहते हैं इसको? जनसंख्या वितरण कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात? क्लियर है बात बच्चा? हाँ बिल्कुल अंकित कुमार शाह जी, 70 आउट ऑफ 70 नहीं सॉल्व करना है बाबू। आपको 70 ऑब्जेक्टिव देगा एग्जाम में, 35 को सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे? सब गड़बड़ हो जाएगा। 70 ऑब्जेक्टिव में 35 तो सही करना पड़ता है। और आप यकीन मानिए 70 में से 70 क्वेश्चन आप जानेंगे, जब आप एग्जाम देने बैठेंगे आपको 70 में से 70 का आंसर आ रहा होगा, आपको उनमें से सिर्फ 35 आंसर टिक करना है। ठीक, कहते हैं दुनिया की 90% आबादी कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्र में रहती है? तो दुनिया की जो है आपका 90% जनसंख्या मात्र 10% जमीन पर रहता है। आपको फर्स्ट क्लास में ही यह बात हम बतलाए थे, पहला क्लास में आपको यह बात हम बतला दिए थे, है ना? क्लियर है बात? दुनिया की जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा किसमें केंद्रित है? दुनिया की जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा विश्व के मात्र 10 देशों में सिमटा हुआ है। समझे बातों को? विश्व का 60% जनसंख्या मात्र 10 देशों में है, यह आपको फर्स्ट क्लास में ही बतलाए थे। में आपका एशिया में 6 गो देश है, 10 देश में। दुनिया के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में से कितने देश एशिया में हैं? तो 6 गो देश उनमें से एशिया में। 10 देश में से 6 देश एशिया में। बहुत हल्का सब क्वेश्चन, पहला क्लास का ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितने लगभग लोग रह रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्लियर है बात कि एक इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं? इधर से 1 किलोमीटर, इधर से 1, इधर से 1, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, इसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र घनी आबादी वाला है? घना आबादी है, जहां जनसंख्या ज्यादा, सघन जनसंख्या है। घना आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ध्रुवीय प्रदेश, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी यूरोप, सहारा मरुस्थल या अमेजन बेसिन। तो जाहिर सी बात है ध्रुवीय क्षेत्र में लोग क्यों ही रहेगा, मरुस्थल में क्यों रहेगा, अमेजन बेसिन में क्यों रहेगा? उत्तर पश्चिमी यूरोप में लोग रहेंगे, मरुस्थल में और डेजर्ट में, और आपका ध्रुवीय प्रदेश में कौन रहता है? क्लियर सर जी? कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका 50+ क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 55 क्वेश्चन होगा आई थिंक। कौन से क्षेत्र विरल आबादी वाले हैं? विरल आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? विरल मतलब सघन आबादी नहीं है, छीट फूट जनसंख्या जहां तहां बसी हुई है। कौन सा क्षेत्र? दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखा के पास उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, या यूरोप? तो जाहिर सी बात है भूमध्य रेखा के पास में जहां ज्यादा वर्षा होती है, ज्यादा गर्मी पड़ता है, वहां लोग कम रहेंगे, वो विरल आबादी वाला क्षेत्र हो जाएगा। एकदम कॉमन सब क्वेश्चन है ना, एकदम फ्रेश क्वेश्चन। कहते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? याद कीजिए, पढ़े हैं, आपका टॉपिक से है सब चीज, एक एक क्वेश्चन अब यहां से टॉपिक से आपको मिलेगा। ठीक है, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? जहां पर जनसंख्या घनत्व क्या है? मध्यम है, बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एकदम मध्यम जनसंख्या वाला। ठीक है, मध्यम जनसंख्या। चीन, दक्षिण भारत, नॉर्वे, अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, ग्रीनलैंड, मंगोलिया। बतलाइए क्या होगा, बतला दीजिए बाबू क्या होगा? तो चीन, दक्षिणी भारत और नॉर्वे ए नंबर हो जाएगा। आपने पढ़ा भी था कि, है ना, कि ये देश मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ना बहुत ही ज्यादा ना बहुत ही कम। हालांकि बिहार को देखेंगे तो बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, लेकिन हम लोग यहाँ राज्य के संदर्भ में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना? चाइना का तो बहुत कम है, 146 की ऐसे ही कुछ था, 150 से कम में था। आइए
कहते हैं सघन आबादी वाले क्षेत्र की परिभाषा क्या है। सघन आबादी वाला क्षेत्र आखिर किसको कहेंगे, विरल किसको कहेंगे, सघन किसको कहेंगे। तो वैसा कोई क्षेत्र जिसका जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होता है। क्या होता है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, मतलब एक क्षेत्र में 200 से ज्यादा लोग रहते हैं, उसको कहते हैं सघन आबादी वाला क्षेत्र। ठीक है, यहां पे जहां घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, सघन आबादी वाला क्षेत्र कहते हैं। एकदम पूरा आपको ना पूरा चैप्टर एक रिवाइज हो जाएगा। अगर हमारे साथ आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। हमारे साथ सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर मान लीजिए आपने पढ़ लिया एक तरफ से दूसरे। ठीक है, एक भी टॉपिक से आपको जो है हम एक भी टॉपिक में आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में, आपको नाराज नहीं हो, आप निराश नहीं हो सकते, आपको सबका आंसर आएगा, है ना। और आप लोग टेस्ट वगैरह लगाते रहिएगा, बीच बीच में रिवीजन करते रहिए, बस इतना काफी है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है जी टॉप होने के लिए या अच्छा मार्क्स लाने के लिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। कॉमन सब चीज को पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ रेगुलर पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि एक सप्ताह पढ़ लिए खूब मोटिवेट हो गए, या ये नहीं कि कोनो एक सब्जेक्ट में खूब मेहनत कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिए हैं, ये सब चीज नहीं। एकदम प्रेम से सभी सब्जेक्ट को नॉर्मल टाइम देंगे, खूब अच्छा से पढ़ेंगे और ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। आराम आराम से जैसे जैसे सर पढ़ाते हैं साथ साथ वैसे वैसे पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है कि हाई किताब खरीद लेते हैं, वो किताब खरीद लेते हैं, 4 जगह से पढ़ रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। एक जगह स्थिर होकर अच्छे से पढ़िए, बस उतना काफ़ी है, समझे ना। आइए आगे बढ़ जाए, ये वाला हो गया ना। आता है क्वेश्चन नंबर 31। कहते हैं जनसंख्या घनत्व को दर्शाने वाला अनुपात क्या होता है। जनसंख्या घनत्व को कैसे दर्शाते हैं, तो जनसंख्या घनत्व जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। क्या होता है, जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो कौन ऊपर रहता है कौन नीचे रहता है ये बहुत मायने रखता है बच्चा। तो जनसंख्या ऊपर रहता है और क्षेत्रफल नीचे रहता है। तो इसमें खोजिए, ये भूमि क्षेत्र जनसंख्या उल्टा हो गया, ये वाला हो जाएगा, है ना। ये वाला हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला आपको एक बार फिर से, कि घनत्व बराबर कौन सा घनत्व, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, ऊपर में आप रखते हैं अपनी जनसंख्या को, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो भू क्षेत्र मतलब वही होता है, भूमि क्षेत्र मतलब भूमि का क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है ना बात। आइए आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं उत्तर पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया जैसे क्षेत्र किस कारण से घनी आबादी वाले हैं। ये जो एरिया का नाम बोल दिया है उत्तरी पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ बहुत ज्यादा आबादी का क्या कारण है, मेन रीजन क्या हो सकता है ना। मेन रीजन क्या हो सकता है बच्चों आप, कहता है अधिक पर्वतीय क्षेत्र, बेहतर कृषि और व्यापार की सुविधा, अत्यधिक ठंडा मौसम या जनसंख्या नियंत्रण नीति। आपको क्या लगता है कि ज्यादा घना आबादी काहे होगा, तो वहां पर जो है अच्छा खेती बाड़ी होता है ना, बढ़िया खेती होता है, अच्छा व्यापार का सुविधा है। तो इस वजह से क्या होता है बच्चों कि वहां पर जनसंख्या घनी आबादी पाई जाएगी, है कि नहीं। वहां पर जनसंख्या की आबादी कैसी पाई जाएगी, घनी पाई जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर हो जाएगा, बेहतर कृषि और व्यापार की सुविधा। ठीक है, क्लियर। चलिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इंग्लिश, कोई एक सब्जेक्ट को छोड़ रहा है। अंकित कुमार शाह, कौन सा सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो बाबू। अरे बच्चा हिंदी ही मिस कर देगा तो कैसे हो। हिंदी को हल्के में नहीं लीजिएगा, समझे। मैंने देखा इस बार एनालिसिस किया, आपको रिजल्ट के बारे में बतलाते हैं। चूंकि जैसे 12th का फाइनल रिजल्ट हुआ है ना, बहुत सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों ने मार्कशीट भेजा है ना, और सबका पहले से हम लोगों के पास डाटा भी रहता है, तो सबका रिजल्ट चेक भी करवाते हैं ऑफिस। तो उसमें जानते हैं एनालिसिस करके क्या पता चला कि सब बच्चा का ना बहुत बहुत नंबर है सब सब्जेक्ट में, लेकिन उसने हिंदी इंग्लिश को हल्के में ले लिया। हिंदी में है कितना, 88 नंबर, 80 नंबर, 84 नंबर, 74 नंबर, ऐसे करके। इंग्लिश में भी कम नंबर, तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे अभी एक लड़का बोल रहा था, तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। हिंदी और इंग्लिश पर अभी से आपको ध्यान देना है, समझे बातों को। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, अभी से स्टार्टिंग से आप सर के साथ जुड़कर पढ़िए। और जो बच्चा टॉप किया है वो हिंदी इंग्लिश में ही टॉप करवाया है ना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में नंबर ले आते हैं। तो अभी से जो आप लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको मत कीजिए। अंकित कुमार शाह, समझ गए मेरी बातों को। तो अगर वो सारे बच्चे उसमें भी 90+ लेके आते तो बहुत सारा टॉपर्स का संख्या और भी ज्यादा रहता, बहुत ज्यादा रहता। ठीक है, आइए
क्वेश्चन नंबर 33, ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम क्यों होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम क्यों होती है? अधिक वर्षा के कारण, या बर्फीले और कठोर मौसम के कारण, आर्थिक अवसर अधिक है इसलिए, या वहां पर्वत नहीं है इसलिए? ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुव यानी कि पोलर, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वहां की बात कर रहे हैं। वहां पर जो होता है, रुको एगो को ब्लॉक करने दो। क्या नाम है स्नेहला की, क्या नाम है, सालेहा। ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम क्यों होती है? अधिक वर्षा के कारण, बर्फीले और कठोर मौसम के कारण, अधिक आर्थिक अवसर अधिक है इसलिए, या वहां पर्वत नहीं है वहां इसलिए। तो वहां जनसंख्या कम क्यों होता है, क्यों जनसंख्या रहता है कम? वहां बर्फ है, वहां पर जो है बहुत मौसम बहुत हार्ड रहता है, वहां पर लोग जो है कमाने के लिए वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है ना, तो इस वजह से वहां पर ऐसा होता है। क्लियर है बात? क्लियर है? तो बर्फीला और कठोर मौसम के कारण, बर्फीला और कठोर मौसम के कारण वर्षा वहां उतनी ज्यादा नहीं होती है, आर्थिक अवसर वहां पे कुछ नहीं है, पहाड़ वहां पर है बट ये कारण नहीं है, मेन कारण है कि मौसम ही वहां पर रहने लायक नहीं है। 34 नंबर, भारत के किन हिस्सों में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? भारत के कौन से हिस्सों में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? मध्यम मतलब कि बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं, तो कौन से हिस्सों में मध्यम जनसंख्या घनत्व भारत में पाया जाता है? वह पाया जाता है साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में। उत्तरी भारत में तो बहुत जनसंख्या है, अपना बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आपका उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। लेकिन दक्षिणी भारत में उतना भी जनसंख्या जो है आपका घनत्व ज्यादा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो 700 करोड़ या 7 बिलियन आप कह सकते हैं, या 7 अरब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 7 अरब, या आपका ऑप्शन में रहेगा 7 बिलियन। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में बिलियन मिलियन होता है, अपना इंडियन सिस्टम में लाख करोड़ ऐसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, लगभग 12,000 वर्ष पहले विश्व की जनसंख्या कितनी थी? फर्स्ट क्लास में बतलाए थे, लगभग 12,000 साल पहले विश्व की जनसंख्या मात्र 80 लाख थी। कितनी जनसंख्या थी? मात्र 80 लाख जनसंख्या थी, आज से 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले आज से पहली जनसंख्या कितनी थी? मात्र 80 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, फिर कहते हैं कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? मतलब कि स्टार्टिंग में ईयर 1 से 100 तक, 100 साल से पहले तक हमारी जनसंख्या कितनी थी? तब तक हमारी जनसंख्या मात्र 30 करोड़ हो पाई थी। कितनी? मात्र 30 करोड़ जनसंख्या हमारी थी, मात्र 30 करोड़ ओनली। फिर कहते हैं कि 1750 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1750 साल में, यानी कि पहली शताब्दी में अगर उतना था तो 1750 ईस्वी तक में इसका जनसंख्या कितना था? 45 करोड़, 50 करोड़, 55 करोड़ या 60 करोड़? तो जहां तक मुझे याद है बच्चों, हमारी जनसंख्या कितनी हो गई थी? 55 करोड़ हो गई थी। याद आया आपको भी? 55 करोड़, 55 करोड़, है ना? इसके ठीक यहां से आपका जो है लगभग लगभग आपका 80 साल बाद जो है कितना, 1830 ईस्वी में जनसंख्या हमारी 100 करोड़ हो गई थी, है ना? 1830 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो गई थी? तो 1 अरब हो गई थी, या 100 करोड़ हो गई थी। 1 अरब हो गई थी जनसंख्या। ठीक है, 1 अरब हो गई थी, यानी 100 करोड़। ठीक है, 1930 यानी यहां से 100 साल के बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो गई थी? 1930 ईस्वी में हमारी जनसंख्या कितनी हो गई थी? तो 100 साल में यहां पे जनसंख्या हमारा 2 अरब हुआ था, 2 गुना हुआ था। 2011 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो चुकी थी? 7 अरब हो चुकी थी, 700 करोड़। पिछले 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितना गुना बढ़ गया है? तो 10 गुना बढ़ गया है 500 साल में। 500 साल में जो आपका ये जनसंख्या है वह क्या हुआ? 10 गुना बढ़ गया है। क्लियर है बात? अलीशा सर जी, साकिब साहब अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, बहुत मेहनती बच्चा था, है ना? बहुत मेहनती बच्चा था और रेगुलर क्लास करता था, रेगुलर, ऐप पे क्लास हो, यूट्यूब पे क्लास रेगुलर रहता था। हाँ? और वो जानते हैं सबसे बड़ा जो टॉपर का क्या रहता है? खुद को पहले ही टॉपर डिसाइड वो कर चुका होता है, डिक्लेयर, समझे? खुद को स्टार्टिंग में ही टॉपर डिक्लेयर कर चुका होता है, वो लोग मान चुका होता है कि हम ही टॉपर हैं, हम ही को टॉप करना है, ऐसा मोटिवेशन होता है उसके अंदर। तो वो बातें आपके अंदर भी होनी चाहिए।
आप पहले से नहीं डिसाइड करेंगे तो फिर बाद में आप नहीं मोटिवेट रह पाते हैं। सेल्फ डिसाइड हो जाना चाहिए, हमें टॉपर बनना है, वही लोग टॉपर बनते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं वो लोग हम ही बनेंगे, समझ रहे हैं ना, लिख के रखता है आगे में 480+, 450 प्लस तो कॉमन बात हो गया अभी के टाइम में लाना। उसी में से और 20-30 नंबर ज़्यादा जो लेके आ जाता है टॉप कर जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस चीज़ों को जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ना है, वैसे वैसे आपको करना है, बस इतनी से तो बात है। वो कोई फिक्स नहीं रहता है बच्चा रविंद्र कि कितना बच्चा टॉप करेगा, वो बिहार बोर्ड डिसाइड करता है। जैसे इस बार बहुत सारे बच्चे आ गए ना, लगभग 129-30 बच्चे आ गए थे। कभी कभी 40-50 को आता है, तो कोई उसमें फिक्स नहीं रहता है। टॉप 10 में जितने बच्चे आते हैं उसको लिया जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड में तो टॉप 10 भी नहीं, इंटर मैट्रिक में टॉप 10 तक काउंट किया जाता है, इंटर में नहीं। आइए, पिछले 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितनी गुनी बढ़ी है? तो 10 गुना हो गया हमारा। कहते हैं किस वर्ष में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी? पहला अरब, 100 करोड़ जनसंख्या कब पूरा हुआ था? 100 करोड़ कब हुआ था? 1830, 1850, 1900 या 1950? तो आप जानते हैं ना, आप जानते हैं इस बात को कि 1750 में जनसंख्या थी हमारी 55 करोड़, और उसके 80 साल बाद यानी 1830 ईस्वी में हमारी जनसंख्या हो गई थी 1 अरब यानी 100 करोड़ हो गई थी। कब? 1830 ईस्वी में। आगे बढ़ जाएं, फिर कहेंगे कि 1750 ईस्वी से पहले विश्व की जनसंख्या किस रफ्तार से बढ़ रही थी? 1750 ईस्वी से पहले विश्व की जनसंख्या किस रफ्तार से बढ़ रही थी? कौन स्पीड से बढ़ रहा था? बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अत्यंत धीरे बढ़ रहा था, स्थिर था, या फिर घट रहा था? घट तो नहीं रहा था, जनसंख्या तो बढ़ ही रहा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो बोलेंगे अत्यंत धीरे धीरे बढ़ रहा था। जनसंख्या वृद्धि में सबसे अधिक तीव्रता किस शताब्दी में देखी गई? सबसे ज्यादा तेजी से जनसंख्या वृद्धि कौन सा शताब्दी? शताब्दी मतलब 100 ईयर्स का आपका एक कॉम्बिनेशन, जिसमें 100 ईयर्स हो, 100 साल का। तो कौन सा शताब्दी में विश्व जनसंख्या आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया? कौन सा शताब्दी में सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ा? 20वीं शताब्दी में, यानी 1900 ईस्वी के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है ना। आप सोचिए ना, 1830 ईस्वी में जनसंख्या था 1 अरब, और 20वीं शताब्दी यानी कि आपका 1999 तक का बात कर लेते हैं, 1999 तक में जनसंख्या हो गया हमारा 6 अरब। कहां 1 अरब, कहां 6 अरब? बहुत तेजी से बढ़ा। कब? 19वीं, इसमें 20वीं शताब्दी में। फिर कहते हैं 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़। ठीक है। अधिक जनसंख्या से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? हाँ, जनसंख्या के चलते समस्या भी उत्पन्न होती है, यह भी आप जानते हैं, है ना। तो अधिक जनसंख्या के से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? आय में वृद्धि, बेरोजगारी, संसाधनों की बचत, शिक्षा में सुधार। इससे बेरोजगारी बढ़ती है। ये सब चीज तो बढ़िया चीज है, बढ़िया थोड़े होता है, गड़बड़ ना होता है, बेरोजगारी होता है। ठीक है। आय में वृद्धि कैसे होगा? जनसंख्या बढ़ेगा तो आय में वृद्धि थोड़े होगा, तो समस्या है। लेकिन आय में वृद्धि तो अच्छा बात है। संसाधनों का बचत थोड़े होगा, बढ़ेगा तो और संसाधन खपत होगा कि शिक्षा का स्तर और खराब होगा कि बेरोजगारी। 48 नंबर, जनसंख्या ह्रास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जनसंख्या ह्रास यानी जनसंख्या में कमी, इसके रिजल्टेंट में क्या होता है? अगर जनसंख्या कम हो जाए तब क्या होगा? तो संसाधनों का अधिक दोहन, नहीं, संसाधन तो जनसंख्या कम हो रहा है तो संसाधन का उपयोग कम होगा। सामाजिक संरचना अस्थिर हो जाती है, बिल्कुल सही। बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी कैसे बढ़ेगा? जनसंख्या घट रहा है तो स्वास्थ्य सुविधाएं घटती हैं, घटेगी क्यों? कम लोग हो रहे हैं और आपको स्वास्थ्य सुविधा पहले जितना ही है, तो वो तो घट नहीं रहा है। सामाजिक संरचना अस्थिर हो जाएगी, जनसंख्या कम होगी तो हमारा समाज जो है वह अस्थिर हो जाएगा, सही ढंग से नहीं रह पाएगा। जैसे अभी जापान का स्थिति है, रूस का स्थिति है, ये सब डेनमार्क है, ये सब का स्थिति बड़ा गड़बड़ चल रहा है जनसंख्या कम होने के चलते। ठीक है, क्लियर है बात बच्चा? आइए, फिर कहते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से, जनसंख्या का स्वरूप और परिवर्तन से। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या के बारे में बतलाता है। किसके बारे में बतलाता है? जनसंख्या के बारे में। क्लियर है बात? अब कहते हैं 50 नंबर, जनसंख्या वृद्धि से कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या की वृद्धि से कृषि क्षेत्र पर, खेती पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता है, समझे ना, क्योंकि अनाज खाने के लिए खेती करना पड़ेगा, खेती करेंगे तो उस पर आपका प्रेशर बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो
उतने सा खेत में ज्यादा फसल उपजाना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसमें क्या होता है, कृषि पर बहुत दबाव बढ़ता है। क्या होता है, कृषि पर अधिक दबाव पड़ता है। राइट आंसर सी नंबर, कृषि पर दबाव बढ़ता है। फिर कहते हैं 51 नंबर, लास्ट है, 55 को क्वेश्चन है मात्र। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज में लोग अशिक्षित असाक्षर रहते हैं, है ना, ग्रामीण लोग रहते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा रहती है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होती हैं। तो दोनों ज्यादा होता है। इस हालात में क्या होता है, जनसंख्या हमारी लगभग स्थिर रहती है। ठीक, क्या कहेंगे, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर कहाँ है, खोज के मार दो सी नंबर में, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, आइए क्लियर। 52 नंबर को, तीसरी अवस्था में जनसंख्या की गति कैसी होती है। तीसरी अवस्था में जनसंख्या का जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम, जिसके चलते जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या बहुत कम बढ़ती है। या तो स्थिर हो जाती है जनसंख्या या बहुत कम बढ़ेगी। क्लियर है बात। तो ऑप्शन कहता है तीव्र, स्थिर या मंद, अत्यधिक तेजी से घटती हुई, स्थिर या मंद हो जाती है। थर्ड स्टेज में यही होता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में बच्चा यही होता है, स्थिर हो जाता है या फिर मंद हो जाता है। कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण के सांस्कृतिक उपाय में क्या शामिल है। सांस्कृतिक उपाय, सांस्कृतिक उपाय क्या था कि आप बाल विवाह मत करवाइए, बच्चों का बाल विवाह नहीं कराएंगे, उम्र से पहले शादी नहीं कराएंगे बच्चों का, है ना, शिक्षा का प्रसार करेंगे, ये सब चीज था, है कि नहीं। तो यहां पर बोलता है बाल विवाह का समर्थन, मतलब सपोर्ट करने, तो गलत हो गया ना, बाल विवाह नहीं करवाना है, शिक्षा का प्रसार करना है ना। उद्योग का स्थापना, उससे क्या लेना देना है, शिक्षा का प्रसार कीजिए ना, आदमी ठीक हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण के सांस्कृतिक उपाय में क्या शामिल है, शिक्षा का प्रसार। अरे बच्चा सब कैसे बी नंबर आंसर देने लगा 53 का। हम बोले कि बाल विवाह नहीं कराएंगे, ये लिखा है बाल विवाह का समर्थन, समझे बात को। समर्थन थोड़ी ना करी, समर्थन मतलब सपोर्ट होता है, सपोर्ट करेंगे जी बाल विवाह का, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। कुछ सुन के आंसर दे देता है। शिक्षा का प्रसार, ये समर्थन लिख दिया, इसके चलते गलत हो गया। हम क्या बोले, बाल विवाह नहीं कराएंगे। 54 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण में महिला शिक्षा क्यों आवश्यक है। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना क्यों आवश्यक है। अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो वो परिवार नियोजन में अपना डिसीजन ले पाएंगी, है ना, वो अपना खुद का डिसीजन ले पाएंगी, तो जाकर के जनसंख्या पर बहुत कंट्रोल होगा, है ना। पहला, उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे सरकारी मिलती महिला को मिलबे करता है। वे अधिक बच्चे चाहती हैं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। वे परिवार नियोजन के प्रति सजग होती हैं। हाँ, अगर उन्हें पढ़ाया लिखाया जा जाए तो वो परिवार नियोजन के प्रति सजग हो जाएंगी। वो समझेंगी कि हमारा इतना इनकम है, हम इतने बच्चों को जन्म देकर क्या करेंगे, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, ऐसे ही पढ़ाएंगे यही नौकरी लेगा, है ना, फिर ये हमारा सहारा बनेगा, इसका जीवन अच्छा कर सके। अगर हम एक ही बच्चे को अच्छे से पढ़ा करके कुछ अच्छा बना सकें तो वो अच्छा है, या 10 बच्चे को जन्म दे दिए और किसी को कुछ बना ही नहीं सके, वो जहां तहां भटक रहा है, किसी तरह से अपना जीवन काट रहा है, तो उससे अच्छा है कि एक ही बच्चे अच्छे हैं। तो ये महिलाएं सोचती हैं, समझ रहे हैं ना, लड़कियों के पास दिमाग ज्यादा होता है इन सब विषय में सोचने के लिए, पारिवारिक विषय पर, है ना। पारिवारिक विषय आप लोग अपने घर में भी देखना, अगर पापा आपके कोई डिसीजन ले रहे हैं, घर के प्रति कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो उसमें गारंटी है कि आपके मम्मी से डिस्कशन करें। महिलाएं ज्यादा अच्छा सोच पाती हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बच्चा, अंतिम क्वेश्चन। कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर करने के लिए सबसे जरूरी क्या है। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। वृद्धि को रोकना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा और जागरूक समाज। शिक्षा और जागरूक समाज, यानी कि लोगों को शिक्षा दीजिए, शिक्षित कर दीजिए, अपने समाज को जागरूक कर दीजिए। बात हो गया क्लियर, है ना। तो ये सबसे ज्यादा बच्चा जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्लियर है बात, यहां तक आप समझ गए। तो कुल मिलाकर के 55 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। बोलिए कि इस 55 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। हालांकि टेस्ट आपका लग जाएगा, 12 बजे से पहले हम टेस्ट लगवा देंगे, ठीक है। 12 बजे से पहले टेस्ट लगवा देंगे, अच्छा से टेस्ट वेस्ट आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना, टेस्ट बिल्कुल देना है बच्चा। मिस्टर श्रवण कुमार जी अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें करके कोई फायदा नहीं है ना। और कोई क्या नाम है इसका जी, ताहिर, मैं जानते हैं क्यों नहीं बोलते हैं आप लोगों का नाम, कुछ से कुछ नाम लिख लेते हैं, कोई चैनल का नाम लिख देता है, कहीं कुछ से कुछ लिख के रखता है, तो वैसे बच्चों का कमेंट को जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं।
अच्छा सा नाम लिखिए प्यारा सा, जैसे नीचे लिखा हुआ है स्नेहा शर्मा, अंकित कुमार शाह, चंदन कुमार, पुरुषोत्तम राय, है ना। तो नाम लेने में अच्छा लगता है, ठीक है, नाम रहता है ठीक। लेकिन आप लोग कुछ से कुछ लिख लीजिएगा, कोई चैनल का नाम, कोई कहीं का नाम, एटीट्यूड गर्ल, क्या क्या लिख लेते हैं, तो ये सब फिर हमको बड़ी गुस्सा उठता है, इसीलिए वैसे कमेंट को इग्नोर कर देते हैं। वाजिब चीज कुछ है पूछने लायक तब पूछिए ना। अब एक बच्चा है यूपीएससी लव लिख के रखा है, पता है सर जी आपसे पढ़ाई करके 100% सही होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन हम आपका नाम ही नहीं जानते हैं बच्चा, हमें भी खुशी होती है अगर हम आपका नाम जान पाते तो ये सब काम आप लोग प्लीज, पढ़ाई करते हैं चैनल का नाम अपने नाम से रखिए ना। यूट्यूबर बनना है, अच्छा से इंटर कर लीजिए, पास हो जाइए, थोड़ा जानकारी ले लीजिए, फिर उसके बाद वो सब चीज़ की, ठीक है। 55 44 52 50 या 53, 55 50 53, यानी 50 प्लस है सब, बहुत कम बच्चों का 50 से कम है, थोड़ा सा आप लोग और मेहनत कीजिएगा, है ना। अभी आपको ये पैनल पीडीएफ दे देंगे, फिर आप इसको अच्छा से पढ़िएगा, क्लियर है बात। और बाकी आप टेस्ट लगाइएगा, 12 बजे तक टेस्ट लग जाएगा आपके ऐप पर, थोड़ा सा लेट वेट हो तो मेकअप कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं ना है, टाइप करेगा कौन, टाइपिस्ट हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं, क्या। आई होप कि आप सारी बातों को अच्छा से समझ गए होंगे बच्चों। कुंदन सोनी जरे बिल्कुल लाया जा सकता है, इतना बच्चा ला करके टॉप किया, देखा नहीं जी। चलिए गोलू यादव जी, आइए अब हम लोग यहाँ पर अपनी चीज़ों को रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का क्या है, देख लीजिए इधर, इधर देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया। सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कितने सरल शब्दों में हमने आपके लिए ये सब चीज़ तैयार करके रखा है, आपको अगले क्लास में हम, क्या, ठीक है, एक झलक में हमने आपको सारी चीज़ें दी, है ना जी, यानी क्वेश्चन क्या हो गया, आउट हो गया आपका। ये हमारा आज हो गया। अब हम लोग जो है अपने क्लास को यहाँ विराम देते हैं, अगली क्लास हमारी जब होगी कल, यानी तो हम लोग आगे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। जाते जाते आप लोग बच्चे एक बार वापस आकर के अपना एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अपने इस वीडियो पर कि आपको क्लास कैसा लगा, और जाते जाते एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिए क्लास को, है ना, जो नहीं किए हैं अब तक। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।